हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूपी टेट 2018 का मैथ के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था विद एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम 2018 का बाल विकास का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें यह कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब होता है कि हम किसी, मान लो हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या को हम उसका पहले निरीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम उपाय निकालेंगे कि किस किस तरीके से ये उपाय निकल सकता है, और बाद में फाइनली उसका हल निकल जाएगा। इसी को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कोहलर ने बनमानुष का पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। उस पर उसने केले और एक छड़ी रखी थी ताकि वो केले तक पहुंच जाए, यही है। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक संकार्य है। अब सेकंड ऑप्शन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कोई भी भाषा है वो सबसे पहले उसमें अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों से मिलके शब्द बनते हैं, उन सब से मिलके वाक्य बनता है। यानी सबसे निम्न इकाई क्या हो गई, अक्षर हो गई। तो इसका अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, उसमें सभी प्रकार के छात्रों को कंबाइन करके एक क्लास में पढ़ाना है, यानी उनके लिए कोई विशिष्ट कक्षा नहीं होती है। तो इसमें सामान्य और विशिष्ट शास्त्र सबको एक साथ मिल के पढ़ाई होती है उसकी, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है अधोलिखित जो नीचे लिखा हुआ है उसमें गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सी है। ये हमने देखो एक पहले वीडियो में ही पढ़ाया था। इसका आंसर तो होगा गणना संबंधी, ऑप्शन थर्ड डिसकैलकुलिया इसका आंसर होगा। और पिछली वीडियो में हमने पठन दोष पढ़ा था, जिसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं, यानी पढ़ने में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न हो। पांचवा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसमें हम अभाव वाला तो ऑप्शन गलत ही कर देंगे, और अभिभावकों की भागीदारी का न होना ये भी गलत है। वो अलगाव तो हमें कभी करना ही नहीं है, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। तो संवेदनशीलता इसका आंसर फोर्थ सही है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग जो है इसे इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, और इसका ऑप्शन आएगा संवेदी, फोर्थ, ये इसका नहीं है। जबकि व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक इसके तत्व हैं। अब 7वां क्वेश्चन है ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। इसमें सबसे पहले बच्चों आएगा ज्ञान आएगा किसी चीज़ का, फिर उसका अवबोध होगा, थर्ड में अनुप्रयोग हो, उसका एप्लीकेशन हो गया, विश्लेषण करेंगे उसका हम, फिर उसका संश्लेषण करेंगे और अंत में उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नंबर 8, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी का मतलब है कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए, अपनी स्वेच्छा के अनुसार पढ़ाए, तो ये इसका गलत होगा। जनतांत्रिक है मतलब सभी को हिसाब से पढ़ाए पूरी क्लास के अनुसार। तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए अच्छा टीचर जो है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, यानी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे जो एग्जाम में यूजफुल हो। 9th क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसका आंसर तो वैसे है विक्टर ब्लूम का है, ये 1964 में दिया गया है। अदर जो ऑप्शन है उसमें हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का जो प्रयोजन सिद्धांत था ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने, और दोहरा कारक सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, बीएफ स्किनर ने दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है ना, सूचना प्रक्रियाकरण, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन राइट है। 11th में कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। स्थानांतरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे उसका पहुंचना, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है
कौशल अंतरण एक गति है, न कि एक उद्देश्य, यानी उसमें गति होती है, कोई उद्देश्य नहीं होता है। नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो देख लीजिए इसके ऑप्शन और क्या क्या है। जैसे एक हमारा शिक्षण का सूत्र हो गया, सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है। 3 तो ये हो गए। लेकिन जो फोर्थ है, निगमन से आगमन, ये नहीं होता, ये गलत लिखा है, इसमें आगमन से निगमन होता है बच्चे। और दूसरा हम चेक कर लेते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये भी शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर है, यानी कोई चीज़ हमें मूर्त जो सामने दिख रही है वो मूर्त हो गई, अमूर्त है जो हम फिजिकल नहीं है, एसेंस है। अब ये विशिष्ट से सामान्य, यानी हमें अगर कोई चीज़ विशिष्ट है, स्पेशल है, पहले हम वो पढ़ेंगे, उससे लेके हम सामान्य की ओर चलेंगे। और ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी हमें पहले किसी चीज़ का विश्लेषण करना पड़ेगा और उससे हमें संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब है किसी पार्ट को, बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना, वो विश्लेषण हो गया। संश्लेषण क्या हो गया? छोटे छोटे पार्ट को कंबाइन करके एक बड़ा बनाना, उसे संश्लेषण बोलेंगे। 13, ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग चक्र का प्रथम पद कौन सा है? तो इसके सभी पद बता रखे हैं। एक माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, माइक्रो टीचिंग के चक्र। सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग में क्या अपनी योजना बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, लेसन प्लान। लेसन प्लान को हम बच्चों के सामने पठन कराएंगे यानी पढ़ाएंगे। फिर जो हमारा टीचर होगा सामने वाला, वो हमें फीडबैक देगा कि हमने कैसा पढ़ाया है। अगर सपोज करो हमने थोड़ा कुछ उसमें कमी रह गई है, तो टीचर बोलेगा इसकी पुनर्योजना बनाओ, दोबारा योजना बनाओ उसकी। उसके बाद फिर दोबारा से पुनर्शिक्षण करो और फाइनल में पुनर्फीडबैक करो। ये एक माइक्रो टीचिंग का चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसमें क्या है? अन्वेषण इसका आंसर होगा, इसमें कोई समझाने का ऐसा है नहीं। 15 देख लीजिए, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो ऑप्शन हमें इनमें से मिलाना है कौन कौन से सही है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन 4 यानी तीनों ही आंसर इसमें सही दे रखे हैं। जब खंड में संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। नेक्स्ट, एक छात्र है वो पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से कौन सी संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? जब कोई बोलेगा तो बच्चा उसे सुनेगा ही, लिसनिंग करेगा, तो इसमें ध्वनि संवेदना ही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन गलत है, दृष्टि, स्पर्श और प्रत्यक्ष। 17, जो जीन पियाजे है के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 4 है। ये इसमें हमें मिलाना है। देखो, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। संवेदी गतिक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष है। थर्ड है प्रत्यक्ष, ये इसे मूर्त जो सामने हमें प्रेजेंट है, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक या अमूर्त जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो यह है 11 वर्ष से अधिक है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अब 18 देख लीजिए, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है इसे। तो देखो, अब हमें ये देखो कौन सी है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है इस अवस्था में, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का इसका टाइम है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति इसी में ही होती है। काल्पनिक भय का अंत हो जाता है इसमें। लेकिन भविष्य की योजना की सूझबूझ हमारी जो किशोर अवस्था में होती है, तो वो इसकी विशेषता नहीं है। 19वां, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? यानी भाषा पे कितने ज़्यादा फोकस किया था? नॉम चोम्स्की है इसका आंसर, थर्ड। और जो बाकी अदर ऑप्शन है, पावलव ने, इसने क्या दिया था, इसने कुत्ते पे प्रयोग किया था अपना अधिगम का। एल्फ्रेड बिने है, इसने ये बुद्धि से संबंधित है। और अब्राहम मैस्लो का भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा था। 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? मतलब थॉर्नडाइक ने भी एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, यह 1898 में दिया था। तो इसका अधिगम का है ये प्रयास और भूल का सिद्धांत है। ये इसने ये बिल्ली पर प्रयोग किया था। 21वां, जीरो अवस्था यानी गैंग एज किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है?
तो ये 8 से 10 वर्ष यानी बाल्यावस्था आ जाएगी इसके बीच में, वो इसी में बच्चे का सामाजिकरण होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का। 20 में एक क्वेश्चन समझाना रहेगा था आपको। 20 में थॉर्नडाइक के मुख्य नियम बताने थे 20 क्वेश्चन में, या इसे प्राथमिक नियम भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था और प्रभाव का नियम दिया था। पहला ऑप्शन है जैसे तत्पर का मतलब जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है नहीं, रेडी है नहीं, तो ये पहला नियम हो गया। फिर हम अगर तैयार हैं तो उसके लिए हम उस चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे उस चीज़ का, तो सेकंड हो गया अभ्यास का नियम। थर्ड है प्रभाव का नियम कि उसका हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये 3 इसके मुख्य नियम थे और 5 इसके गौण नियम थे, वो अलग हैं। नंबर 22 देख लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था निम्न में से कौन सी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ही मैंने इसकी चारों विकास की अवस्था बता दी थी, आगे दे भी रखी है। देखो मैंने दे रखा है कि कौन सी है, 0 से 2 है, 2 से 7, तो तीसरी अवस्था हो जाएगी 7 से 11 मूल संक्रिया अवस्था। ऑप्शन 3 है। 23वां निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखो अधिगम में नहीं है बोला, अधिगम की इच्छा है तो ये तो शामिल होगा, और प्रेरणा भी जरूरी है अधिगम में। अगर किसी चीज़ में अगर रुचि होगी तभी उसमें मन करेगा हमें पढ़ने का, तो इसका ऑप्शन 4 विषय वस्तु का स्वरूप, ये ज़्यादा वो नहीं है, योगदान नहीं है। 24 निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य का व्यवहार कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य सहायता परक व्यवहार है, यानी हम किसी की सहायता करते हैं, यही हमारा सामाजिक मूल्य के अंदर आ जाता है। 25 पक्ष अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो इसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं, इसका डायरेक्टर स्वतंत्र है शोध, फर्स्ट आंसर। 26 है, ये कोटेशन है, एक कोटेशन जरूर आती है यूपी टेट का, कोई भी पेपर उठा लीजिए आप। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन एबिंगहॉस ने कहा था। ऑप्शन 3। 27 निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने आपको कराया था। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तो शामिल है, लेकिन पहला इसमें नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। 28 देख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो वैसे तो इसका आंसर होगा व्यवहार पर बल देता है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रख लेना आप, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये दिया था पैवलव ने, और पैवलव कहाँ के निवासी हैं, रूस के हैं, सन 1904 में दिया था ये वाला सिद्धांत। अगला 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। ऑप्शन 2 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो ये देख लीजिए कौन कौन सी है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी हमारा सीखना जो है गर्भावस्था से लेके पूर्णावस्था तक बस व्यक्ति सीखता ही रहता है। अगला है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये तो सही है, लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसका नहीं है। इसकी कई विधियाँ होती हैं, साक्षात्कार विधि हैं, कई हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।